नमस्कार, जोहार इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। नमस्कार, मैं परिमल प्रसून, जोहार इंडिया न्यूज से। साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और उनके मूल्यों पर। इस चर्चा के लिए हमारे साथ में है विश्वजीत पाठक जी। विश्वजीत पाठक जी, आपका स्वागत है हमारे जोहार इंडिया न्यूज चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो मैं आपके दर्शकों को इस कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत करता हूं और धन्यवाद जो आपने मुझे इस विषय पे अपनी बात रखने का मौका दिया है। विश्वजीत पाठक जी की यदि बात की जाए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में ये पदस्थापित हैं और इनके द्वारा अनेकों ने कार्य किए गए हैं। क्या परिमल जी, कुछ ऐसा ही है? आ, निश्चित तौर पर रोहित जी, मैं अपने अतिथि का आज अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बिल्कुल। और युवाओं के रूप में विश्वजीत जी से कुछ सवाल आज हम लोग आपस में करेंगे बिल्कुल। कि युवाओं के बीच में, चूंकि आज हमारा विषय है राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक में के अंदर उनके आदर्शों का, उनके मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार कराया जा सकता है। तो मैं सर्वप्रथम विश्वजीत जी से ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको युवा मोर्चा का एक महत्वपूर्ण प्रभार दिया गया है। राजनीतिक तौर से आप युवाओं के अंदर आदर्शों और मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है, चूंकि युवा ही इस देश का कर्णधार है। बिल्कुल। और भविष्य है। जी। मेरा मानना है कि वर्तमान समय में नैतिकता की बात जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इस आपाधापी के भरे दौर में हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके वजह से देश को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अगर युवा अपने आदर्शों को स्थापित करके और नैतिक मूल्यों के आधार पे राजनीति भी करते हैं, तो मेरा मानना है कि देश का इससे बहुत भला होने वाला है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इन मूल्यों पे जो चल के आगे राजनीति करेगा या सामाजिक कार्य करेगा या सांस्कृतिक चीज़ों के ऊपर बात करेगा, उसकी जो सफलता का दर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आज जो जागरूक समाज हो रहा है और जागरूक समाज में जो स्थिति है, लोग वैसे लोगों को पसंद करते हैं जिनकी कथनी और करनी एक होती है। और जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, जो सच में जनता से जुड़ के काम करना चाहते हैं, उसमें नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व है। विश्वजीत जी, आज की राजनीति छल कपट और धन बल के साथ चलने वाली है। राजनीति में आदर्शों का स्थापना कैसे किया जा सकता है, जबकि आज उन चीजों की ज्यादा महत्ता है? मैं उन युवाओं के अंदर उस संस्कृति, उस विरासत के रूप में मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर वो राजनीति करेंगे आज के युद्ध, तो इस छल बल धन वाले संस्कृति से अपने आदर्शों और मूल्यों की स्थापना कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है। कहीं न कहीं आज हम जिस स्थिति में हैं, वो आदर्श की स्थिति हम इस रूप में इसको कह सकते हैं कि हमको करनी चाहिए स्थापित। अगर युवा पढ़ा-लिखा है, बिल्कुल, युवा शुरू से जागरूक है अपने अधिकारों को लेके, तो युवा आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बिल्कुल। हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने बातों को यहाँ से लेके भारत के किसी कोने में पहुँचा सकते हैं। और युवाओं ने कई क्रांतियाँ भी इसके माध्यम से की हैं। हाल के हाल के दिनों में आप देखे होंगे ट्विटर्स के माध्यम से, हाल के दिनों में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कई ऐसे पक्ष रखे जाते हैं जिसके पूरे भारत भर में उसको समर्थन मिलता है। तो ज़रूर इस बात में हम कहीं न कहीं आपसे सहमत हैं कि इन चीज़ों का महत्व बढ़ा है धन बल का। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आदर्शों की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी का से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो है, वो अपने केंद्र बिंदु में नैतिकता को, मूल्यों को रख के कार्य करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नक्शे कदम पे चलने वाला है। तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने आदर्शों को केंद्र में रखें और अपने रोल मॉडल को ध्यान में रखते हुए उनके बताए मार्गों पे चलते हैं, तो हम निश्चित रूप से लंबी राजनीति कर पाएंगे, निश्चित रूप से हम समाज के सेवा कर पाएंगे और राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। रोहित जी, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है, चूंकि हम एक राजनीतिक पक्ष की ओर चले गए, हालांकि हमारा विषय है आज सामाजिक, राजनीतिक जी। और सांस्कृतिक
विरासत को बचाने की। जी क्योंकि राजनीति भी हमारे लिए आवश्यक है, बिल्कुल समाज भी हमारे लिए आवश्यक है बिल्कुल और संस्कृति भी हमारे लिए आवश्यक है। बिल्कुल मैंने, चूंकि राजनीति में मूल्यों का निर्धारण कैसे हो सकता है, मैंने बिल्कुल इससे संबंधित सवाल किया। बिल्कुल परिमल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। धन के आधार पर राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। विश्वजीत जी, आपसे एक विषय को परिवर्तित करते हुए, चूंकि सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों पर चर्चा हो रही है, बड़ी अच्छी बात मैं आपको रोहित जी बताना चाहूंगा कि जी अ, हमारे युवा, विश्वजीत जी युवा नेता हैं और सामाजिक कार्यों में भी भागीदार हैं इनके। बिल्कुल ये अभी एक बड़ा अच्छा पर्यावरण को लेकर के बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। मेरे से एक दिन चर्चा करते करते इन्होंने बताया, वो कदम का पेड़ को लेकर जी के। जी जी, इसके विषय में हम लोग बात कर चुके थे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा कि विश्वजीत जी, ये आपकी क्या योजना है कदम का पेड़ को लेकर के, आपकी क्या सोच है, क्या आप इसमें, क्या आपने भावी पर्यावरण को लेकर के आप क्या जागरूकता लाना चाहते हैं, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके मूल में एक बात है। आपने कहा पर्यावरण के लिए हम युवा क्या कर रहे हैं, विशेष रूप से मैं युवाओं की इसमें भूमिका को देखता हूँ। जी मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू से, जब से प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तब से आपने देखा होगा कि पर्यावरण को लेकर नित्य नए कदम उठाते हैं। जैसे जी आपने अभी देखा होगा कि एक सूर्य किरण घर योजना करके एक सोलर पैनल वाला योजना चलाए कि सबको मुफ्त बिजली कैसे दिया जाएगा। तो उसके मूल में बिल्कुल आप एक बात देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारे यहाँ जो कोयला के माध्यम से जो उत्पादन होता है बिजली का, जी तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं। जी लेकिन बिल्कुल अगर हम सौर ऊर्जा की तरफ बढ़े या वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़े, तो धीरे धीरे आपका आपका जो एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को जो मिलने वाला है, उससे हम कहीं ना कहीं निजात पा सकेंगे, जी उसका एक विकल्प बना सकेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हम पर्यावरण से जब तक नहीं जुड़ते हैं, युवा पर्यावरण से जब तक नहीं जुड़ता है, तब तक वो देश के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग नहीं दे सकता है, मेरा मानना है। आपने आपने अभी एक कार्य शुरू किया है, जी कदम का पेड़ हर घर में लगाने के लिए। जी आपने एक शायद नारा भी दिया है, हाँ कदम कदम पर कदम का पेड़। जी तो ये क्या है? हाँ, ये इसी के विषय में आगे मैं बात बताता हूँ। देखिए क्या है कि जब मैंने पूरे शहर में हर जगह पे देखा कि इस गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ा हुआ था, तो मैं इसके मूल में गया। मुझे लगा कि अगर हम इसमें चर्चा करें, तो मैंने देखा कि कदम का वृक्ष ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा छायादार होता है और काफ़ी कम समय में बड़ा होता है, बिल्कुल और उसके कई मेडिसिनल उपयोग भी हैं, और कई तरह से वो बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से काफ़ी सुंदर भी लगता है। उसके आध्यात्मिक महत्व भी है। भगवान जी कृष्ण को भी बड़ा प्रिय है कदम का पेड़। आपने बचपन में हमने आपने सबने एक कविता पढ़ी जी जी, होगी, जरूर जरूर। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ के नहीं, अब क्या बनता बात धीरे है, धीरे। क्या बात तो है, इस वाह बात बहुत से अच्छी मुझे बात। ये बड़ा प्रेरणा दिया कि कदम का पेड़ हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि उसका जो मीडियम साइज कैनोपी होता है, उसके नीचे अगर कोई बैठे तो उसे बड़ा छायादार माहौल बड़ा मिलता है, शांति महसूस शांति शांति होती है, मिलती महसूस होती है। बहुत शांति तो महसूस मेरा होती मानना है कि हम अपने शहर को कदम के माध्यम से आच्छादित करें, और बहुत तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है, और कम पैसे में ये लगाया जा सकता है और बहुत उपयोगी है। इसलिए हमने एक अभियान के तहत कदम कदम पे कदम का पेड़, आपने ठीक कहा कि हमने प्रयास किया है, और हम चाहते हैं कि हर नागरिक, हर युवा इससे प्रेरित होके और कहीं ना कहीं इस अभियान से जुड़े, और अपने पूरे शहर को हरियाली बनाने में, अपने पूरे राज्य को हरियाली लाने में, राज्य में और देश में वो एक अपना एक और कदम बढ़ा सके। है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा और विश्वजीत जी के माध्यम से इन विचारधाराओं को डालना चाहूंगा कि आप कदम से कदम, कदम कदम पर कदम का पेड़ वाले अभियान में इनके साथ जुड़ें और एक पर्यावरण संरक्षण का कार्य करें। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वजीत जी, देखा जा रहा है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हम लोग जिस प्रकार करना चाहिए था, भारत की जो पहचान थी पूरे विश्व तल पर, उसकी रक्षा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से राजनीति की हम लोग बात करें, राजनीतिक विरासत की बात कर रहे थे, सामाजिक रूप से कार्यों को करने की बात कर रहे थे, उस तरह से सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा होनी चाहिए। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी देश के विकास में उसके संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल जी हाँ जी।
पूरे विश्व में भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से सदियों सदियों से जाना जा रहा है। हमारे यहाँ कई तरह की परंपराएं, साहित्यिक हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, या कला संस्कृति रही है, और या आपने कहा जैसे बहुत तरह के जो मूल्य हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, कहीं ना कहीं वो आज जो जिस गति से उनका विकास होना चाहिए था, पिछले कालखंडों में कुछ भूले हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम उस तरफ नहीं जा पाए हैं। मेरा मानना है कि जैसे हर युवा जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा बात बताया कि कहीं ना कहीं जो परंपराएं चली आ रही थी वो टूट रही हैं। इसके पीछे मेरा मानना है कि मैं कुछ दिन पहले सारनाथ गया था। सारनाथ में मैंने देखा कि वहाँ पे सारनाथ में काफ़ी जो हम देखते हैं ना, बनारसी साड़ियाँ बनती हैं। तो बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, तो मोदी जी के आने के बाद में काफ़ी उसमें लोगों को सहयोग मिला, और बुनकरों को काफ़ी अच्छा सहायता भी मिला, और उस चीज़ को जीवित करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन बुनकरों के बीच एक दर्द था कि सरकारें तो हमारी मदद कर रही हैं, लेकिन हमारा जो बाल बच्चा है, हमारी जो आगे की पीढ़ी है, वो इन चीज़ों में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जिस वजह से हम ये इतना अच्छा जो हमारी जो विरासत है, हमारा जो ये बनारसी साड़ी की जो परंपरा है, वो आगे सीखने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच का लैकिंग हो रहा है, और ये जो गैप हो रहा है जनरेशन के बदलने के बाद में, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें पीछे छूट रही हैं, मेरा मानना है कि हम युवाओं को उस चीज़ों से जुड़ के और अपनी विरासत को पहचानते हुए, अपनी संस्कृति को पहचानते हुए, हमारा जिस रूप में इंटरेस्ट है उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमें शास्त्रीय संगीत, हम देख रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत की तरफ युवाओं का रुझान बढ़े। मेरा मानना है कि आने वाले समय में शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हम पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकते हैं। आप जैसे बताया, कला संस्कृति के माध्यम से भी हम उन कई विविध क्षेत्रों में जुड़ के और भारत का परचम लहरा सकते हैं। योग अध्यात्म भी ऐसा विषय है जिसमें योग टीचर के रूप में भी बहुत सारी संभावनाएं मुझे लगता है कि भविष्य में पूरा दुनिया हमारे तरफ देख रहा है कि भारत एक मैसेज देगा, एक शांति, तो उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। चूंकि सांस्कृतिक विरासत की बात हो रही थी, तो आज सांस्कृतिक विरासत का मतलब है कि हमारी पहचान, हमारी आत्मा। बिल्कुल। किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति और किसी भी राज्य और किसी भी समूह और संस्थान का एक आत्मा होता है, उसकी वो संस्कृति। तो आज युवाओं के अंदर सांस्कृतिक तौर से बड़ी कमी आई है, बड़ी कमी आई है, और ऐसे कई सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं जो विलुप्ति की ओर हैं, जैसा आपने चर्चा किया। तो आप अपने माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि जो समाज अपने मूल संस्कृति से कट जाता है, वो समाज अपनी पहचान खो देता है। तो इसलिए हमें अपने मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हमारे पास जो हमारी स्वर्णिम विरासत रही है, उस विरासत की ओर, उस पर ध्यान देके, आपस में सकारात्मक चर्चा करके, कई अभियान चला के हम इन चीज़ों से उनको जोड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि शुरू से जो हमारी परंपरा रही है, जैसे बहुत अच्छे स्तर पे कोई गाना गाता है, कोई शास्त्रीय संगीत है, कोई वाद्य यंत्र है, तो इन चीज़ों के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। एक मुहिम चला के कि हम अपने जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम किस दिशा में, नई दिशा की, नया आयाम कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूर एक अभियान की आवश्यकता है, और इस अभियान में हम लोग सब लोग को मिल के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर। विश्वजीत जी, एक विषय को परिवर्तित करते हुए एक सवाल है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति तो बड़े जागरूक हैं, अपने अधिकारों की मांग तो जरूर रखते हैं, मगर हमें नागरिकीय संहिता की भी आवश्यकता है। हम एक देश से क्या ले सकते हैं, ये अधिकार के बारे में तो सब लोग जागरूक हैं आज के समय में, मगर हम एक देश को एक नागरिक के रूप में क्या क्या दे सकते हैं, इसको लेकर के बहुत लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं। नागरिक संहिता का मतलब हो गया कि नागरिकीय व्यवस्था में मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो जाते हैं तो सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, रेलवे टिकट
रेलवे में बैठते हैं, बिना टिकट लेकर के बैठते हैं। तो आने वाले युवाओं में इस संस्कृति का विकास हो, उसके संबंध में आप कुछ अपना विचार दें। देखिए, आपने ठीक कहा कि हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के लिए जरूर चर्चा करते हैं, आवाज उठाते हैं। सबको पता है कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और उसके लिए लोग हमेशा अपनी बात को मुखरता से रखते भी हैं, किंतु मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा कम होती है। क्या मिलना चाहिए ये सबको चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, क्या हम अपने एक आदर्श नागरिक के रूप में क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो ये नैतिक नैतिक चीज़ें जो हैं, आप देखिए कि एक भारत के नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में क्या हमारी सहभागिता होनी चाहिए, क्या हम अपनी भूमिका को सही से निभा पा रहे हैं कि नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। अब मेरा मानना है, आपने ठीक कहा कि कई चीज़ों में आपने जैसे चर्चा की कि बहुत सारी चीज़ों पे मैं नहीं जाता हुआ एक बात करना चाहता हूँ कि एक एक युवा के नाते, एक आदर्श युवा के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, क्या मैं उन कर्तव्यों को निभा पा रहा हूँ कि नहीं। प्रतिदिन इस बात की समीक्षा हमें करनी चाहिए जरूर। और हमारे द्वारा जिन मूल्यों के आधार पे हम चल रहे हैं, जिन मूल्यों के आधार पे हम राजनीति कर रहे हैं, क्या सही मायने में जो हमारा कर्तव्य है हम उसको निभा पा रहे हैं कि नहीं, इसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए। अगर हम इस दिशा में काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि युवा जो है आने वाले समय में आदर्शों की स्थापना करेगा और युवा भारत को स्वर्णिम भारत की दिशा में ले जाने के लिए कार्य करेगा। इसमें जरूर मुख्य रूप से इसमें हमें मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसमें हम एक पहल कर सकते हैं कि हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ हमें अपने संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों, अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनको भी अच्छा सा पालन करने के लिए अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तो साथियों, आप सुन रहे थे विश्वजीत पाठक जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा झारखंड के प्रदेश मंत्री के रूप में पदस्थापित हैं। आगे भी इसी तरह आपको तमाम लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार इंडिया। जोहार इंडिया।